स्वागत है आप सभी लोगों का अकाउंट्स की एक और क्लास के अंदर। आज हम चालू करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट्स, जिसमें कि हम यूनिट चालू करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, और जो कि चैप्टर नंबर 1 है उस वाली बुक का, वो है शेयर कैपिटल। तो आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर चालू करेंगे। तो शेयर कैपिटल चैप्टर में हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? अब तक आप सभी ने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करी होगी, अब हम करेंगे कंपनीज अकाउंट्स की अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले हमको ना ये समझना पड़ेगा कि कंपनी होती क्या है। तो जैसे पार्टनरशिप में क्या था, 4-5 लोग जो होते थे वो साथ में आके पैसे इकट्ठे करते थे और एक बिजनेस फॉर्म को क्रिएट करते थे जिसका नाम होता था पार्टनरशिप। और इन सबको बोलते थे पार्टनर्स। अब यही काम हम कंपनी क्रिएट करके करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं और वो दोबारा से अपने अपने पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी फॉर्म करते हैं, इसको रजिस्टर कराते हैं और इसमें जो भी अपना पैसा होता है वो लगा देते हैं। और जो ये सारे के सारे लोग होते हैं इनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। ये जो पार्टनरशिप होती है ये गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, और ये अब गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। अब हमको जो अकाउंटिंग करनी है वो है कंपनीज अकाउंट्स में, ठीक है। पहले हम करते थे पार्टनरशिप में, तो यहाँ पे बनता था टी फॉर्म अकाउंट। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होती है कंपनीज अकाउंट्स के मुताबिक जो शेड्यूल में बैलेंस शीट और पीएनएल का जो फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से बनती है, जो कि है स्टेटमेंट फॉर्म। यह आप बुक नंबर 3 में सीखोगे। तो हमको इस वाले चैप्टर में क्या सीखना है, हमको कंपनीज अकाउंट्स में कैसे पैसा मंगाया जाता है शेयर अलॉट करके और डिवेंचर्स अलॉट करके, वो हमको सीखना है। तो इसको सबसे पहले सीखने के लिए हमको ना कंपनी को समझना पड़ेगा। तो कंपनी क्या होती है, एक ना बिजनेस फॉर्म है ये, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, जिसके कुछ फीचर्स हैं, या फिर ये कह लो जो इन वाले फीचर्स को सेटिस्फाई करती है वो कंपनी होती है। ये जो कंपनी होती है वो इन वाले फीचर्स को सेटिस्फाई करती है। तो अगर हमको कंपनी को समझना है तो हमको ये ना फीचर्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि जो फीचर्स एक बिजनेस फॉर्म में होंगे उसको हम कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी ये फीचर्स है वो हम एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेशन। इसका क्या मतलब है, तो हम सबसे पहले ना पार्टनरशिप में देखते हैं कि ये कैसा था। पार्टनरशिप में क्या था कि जो पार्टनर्स हैं वो जब अपनी पार्टनरशिप बनाते थे और अपनी एक फर्म खोलते थे, पार्टनरशिप फर्म, तो इसको उनको ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ना रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं था। मतलब अगर तुम्हारा मन करे तो तुम रजिस्टर करा लो, नहीं करे तो मत कराओ। तो ये यहाँ पे पार्टनरशिप में होता था। लेकिन कंपनीज में क्या है, कंपनीज में ये है कि अगर कोई बंदा या बंदे पैसे इकट्ठे करके एक बिजनेस फर्म खोलते हैं और वो चाहते हैं कि वो कंपनी हो, तो उनको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। अगर कोई रजिस्टर नहीं कराएगा ना
तो फिर उसको कंपनी बोल नहीं सकते। मतलब पहला क्या है, इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी, और ये इनकॉर्पोरेशन किस में कराना जरूरी है, कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब दूसरा फीचर क्या है इसमें, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वही पार्टनरशिप में समझते हैं क्या होता था। मान लो ये दो दोस्त हैं, ए और बी, इन्होंने अपनी एक फर्म खोली और अब ये किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। मान लो ये है ई, ये है ए, ये है बी। इन दोनों ने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म खोली और ये इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि ये पार्टनरशिप फर्म को ना हम ना एक अलग से पर्सन नहीं मानते। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है वो डायरेक्टली इनके साथ कर रहा है, और जो भी सेल और प्रॉफिट हो रहे हैं वो इन दोनों की वजह से हो रहे हैं, और इसका पार्टनरशिप फर्म का इन ट्रांजैक्शन में कोई भी रोल नहीं है। मतलब क्या कि किसी भी टाइम में ना ये नहीं होगा कि पार्टनरशिप फर्म ने कुछ करा। क्या माना जाएगा कि ए और बी ने ई के साथ डील करी, ई से इन्होंने गुड्स लिए, जो भी करा इन दोनों ने करा। मतलब पार्टनरशिप फर्म की कोई भी ना अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर कंपनीज है, इसमें क्या होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों है मेंबर्स, और इनकी एक कंपनी है ए बी लिमिटेड, और अब ये एक बंदे से डील कर रही है, क्या है वो, ई। तो यहां पे क्या माना जाएगा कि ए बी लिमिटेड एक सेपरेट पर्सन है, और जो भी डील हो रही है इन दोनों के बीच, ए बी लिमिटेड और ई के बीच, इन दोनों में इस वाली डील के अंदर इन दोनों का कोई भी योगदान नहीं है। मतलब क्या, जो भी डील हो रही है वो ए बी लिमिटेड अपने नाम पे कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो इसमें क्या माना जाएगा कि ए बी जो मेंबर है उनका इसके साथ कोई भी डील हुई नहीं। मतलब इन दोनों के बीच का कोई भी रिलेशन है ही नहीं, जो भी है इन दोनों के बीच में होगा। अगर कल को कोई गुड्स ये खरीदते हैं और ये बेचता है तो ये माना जाएगा कि ए बी लिमिटेड ने खरीदा, ना कि ए बी के मेंबर्स ने। ठीक है, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब थर्ड फीचर क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। जो सेपरेट लीगल एंटिटी में उन्होंने जो पर्सन क्रिएट करा था ए बी लिमिटेड, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड नॉट अ नेचुरल पर्सन। मतलब क्या है इसका, कि ये जो ए बी लिमिटेड है ये लॉ ने क्रिएट करा है, ये किसी नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट नहीं हुआ है, और लॉ ही इसको मार सकती है। बाय वे ऑफ वाइंडिंग अप एंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों को जो कंपनी है उसको कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉ क्रिएट कर सकता है कंपनी को, और लॉ ही कंपनी को मार सकता है। पार्टनर्स नहीं, जो मेंबर्स होते हैं चाहे वो रहे या ना रहे, इससे जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन को सिर्फ और सिर्फ क्या, लॉ डिस्ट्रॉय कर सकता है और कोई नहीं। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसमें क्या होता है, पहले हम पार्टनरशिप का समझते हैं। उसमें क्या होता था, मान लो दो दोस्त हैं आर और एस, इन दोनों ने एक अपनी फर्म खोली, पार्टनरशिप फर्म।
लेकिन ये दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो फिर क्या होगा इस वाली फर्म, पार्टनरशिप फर्म का, ये पार्टनरशिप फर्म भी ना क्लोज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी ये दो हैं, अगर यही दोनों रह गए, मर गए मतलब, तो फिर पार्टनरशिप फर्म को चलाएगा कौन? और तुमने ऊपर देखा ही है कि जो डील होती है वो पार्टनरशिप मेंबर, जो पार्टनर्स होते हैं उनके नाम पर होती है, ना कि कंपनी के, फर्म के नाम पे। तो अब ये डील किसके साथ करेगा? इसके साथ कर नहीं सकता, और ये दोनों रहे नहीं, तो हमको करना क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर ही जो कंपनी है उसके केस में क्या होगा? मान लो ये है आर और एस, वही इन्होंने अपनी एस आर लिमिटेड कंपनी खोली, और ये दोबारा से अपनी कार में जा रहे थे और इनकी हो गई डेथ। अब जो एस आर लिमिटेड है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो आर और एस है इनकी डेथ के उसमें क्या होगा? जो इनका नॉमिनी होगा वो क्या बनेगा? वो फिर मेंबर बन जाएगा इस वाली कंपनी का। पहले भी यही डील कर रही थी कंपनी, अब भी यही डील कर रही है, तो फिर जो भी इसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस है ना, इस पे कोई भी ना फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? जो डायरेक्टर्स इसको पहले मैनेज कर रहे थे वही इसको आज मैनेज करेंगे। बस क्या हुआ? जो ओनर्स हैं वो बदल गए, नॉमिनी बदल गया, लेकिन इन ओनर्स की डील पे कोई इफेक्ट पड़ रहा था? कुछ नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए कंपनी जब तक लॉ उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जब तक ना कंपनी बंद नहीं होगी, चाहे उसके मेंबर्स को कुछ भी होता रहे। इसलिए जो 100 साल पुरानी कंपनी है जैसे कि टाटा, वो आज भी चल रही है। जो उनके ट्रू ओनर्स थे जिन्होंने उस वाली कंपनी को स्टार्ट करा था वो आज नहीं रहे, लेकिन फिर भी टाटा कंपनी चल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है। जब तक लॉ इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जब तक इसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, चाहे फिर इसके मेंबर्स रहें या ना रहें, उनके नॉमिनी मेंबर्स बन जाएंगे या कोई और मेंबर्स बन जाएगा। ठीक है। अब आती है लिमिटेड लाइबिलिटी। वही दोबारा से पार्टनर शिप फर्म और कंपनी। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? मान लो ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, एक्स वाई, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, और इन्होंने जेड से एक डील करी। मान लो इसने इनको गुड दिया, मान लो 1 लाख का, और इन्होंने इसको बोल दिया कि हम 4 महीने बाद पेमेंट करेंगे। अब हुआ क्या कि ये 4 महीने बाद जैसी पेमेंट देने की बारी आई थी, तो जो भी गुड्स थे ये वाले जिनको ये बेचना चाहते थे वो जल गए फायर में, और इनको हो गया लॉस, क्योंकि गुड्स तो रहे नहीं तो ये बेचेंगे क्या? तो 4 महीने बाद इनके पास पैसे नहीं थे। तो अब क्या होगा? जो जेड है वो इन पार्टनर्स के घर चला जाएगा और इनकी पर्सनल एसेट से ये 1 लाख रुपए रिकवर करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गए तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स बेचकर अपना जो लाइबिलिटी है उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वही कंपनी का जो केस होता है, मान लो ये एक कंपनी है आर एस लिमिटेड, एस और आर इसके मेंबर्स हैं, और मान लो इन्होंने इसके साथ
जेड के साथ इन्होंने एक डील करी कि ये इनको 2 लाख के गुड दे देगा, और इन्होंने इसको वादा कर दिया कि हम 2 महीने बाद तुमको पैसे दे देंगे। लेकिन 1 महीने बाद ही क्या हुआ, फायर आ गई, सारे के सारे गुड डिस्ट्रॉय हो गए और कंपनी को हो गया लॉस। तो अब ये जो जेड है ये इनके पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक तो भाई पहली बात उसने इनके साथ डील ही नहीं करी। जो भी डील हुई है वो आरएस लिमिटेड के साथ हुई है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नजरों में। ठीक है, तो इन दोनों का तो कोई सवाल नहीं आता। फिर बाद में जब लॉस हो गया तो ये इसके पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे पैसे दो, और ये बोलेगी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो अब ये इनसे पैसे नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ना लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर इन्होंने गारंटी दे रखी है कि अगर कभी भी वाइंडिंग अप या बंद होने की कगार पे होता है या कंपनी को कोई लॉस हो जाता है और इनको पैसे चाहिए, तो ये कुछ अमाउंट ना गारंटी कर देते हैं मेंबर्स कि हम ना इतनी अमाउंट दे देंगे उस वक्त। और अगर शेयर्स का सिस्टम है तो फिर क्या होता है ना, कुछ ना अनपेड अमाउंट होती है जो कि कंपनी बोलती है कि अभी हमको इसकी ना जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होगी हम मांग लेंगे। तो जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है ना वो इनसे रिस्ट्रिक्टेड रहती है। मान लो इन दोनों ने बोल रखा था कि हम तो भाई बस 10-10 हजार रुपए गारंटी कर रहे हैं तुमको, 10-10 हजार रुपए दोनों दे देंगे अगर कभी भी कंपनी को जरूरत पड़ी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लो इनके पास थे 1 लाख शेयर्स, अभी आगे बताऊंगा क्या होता है शेयर्स वगैरह, और इन दोनों के पास 1 लाख शेयर्स थे और हर एक 1 लाख शेयर्स पे इनका 0.5 रुपीज रह रहे थे। तो 50,000 ईच कंपनी रिकवर कर सकती है इनसे इतना पैसा। तो किसी भी उसमें ना यहाँ पे टोटल कितना पैसा हुआ 20,000 और यहाँ पे कितना हुआ 1 लाख। तो कंपनी ना कभी भी ना अपने मेंबर से इस वाली अमाउंट से ऊपर पैसे नहीं मांग सकती। 1 लाख रुपीज और 20,000 जो भी है यही है। और जेड भी ना इनके पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है और कंपनी भी इनसे इन दोनों अमाउंट्स के ऊपर नहीं मांग सकती। तो फिर भैया अब इनको मिलेंगे कहां से पैसे? इसको पैसे ही नहीं मिलेंगे। जो भी है अगर गारंटी है तो 20,000 मिल जाएंगे, और अगर शेयर्स हैं और अनपेड रह गए तो 1 लाख मिल जाएंगे। बाकी इसको 1 लाख या 1,80,000 जो भी दोनों में से केस होगा वाला इसका बैड डेट बन जाएगा। अब समझे बैड डेट कहां से आता है? अगर कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी पर्सनल एसेट नहीं हो पाती इतनी, या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और उसके पास पैसे नहीं होते, तो ये वाला पैसा भी इसका ना मर गया, मतलब क्या बैड डेट्स हो गए। तो अब ये वाला पैसा इसको ना कभी भी ना मिलेगा नहीं। तो इन केसेस में बैड डेट्स क्रिएट हो जाते हैं और पार्टनर्स जो भी मेंबर्स होती हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहती है। ठीक है, अब जो 6th है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। टेंशन मतलब ये आगे सिखाऊंगा मैं गारंटी और शेयर्स क्या होता है और ये लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या रहती है। अब वही पार्टनर्स, शिप फर्म और यहाँ पे कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मान लो ये एक पार्टनर है ई और ये है वाई। इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप फर्म खोली ई वाई, और मान लो कि अब ई जो है ना वो ना 60+ का हो गया एज, तब ये ना रिटायरमेंट चाहता है। यहाँ पे मान लो एक और बंदा है ई वाई और जेड, तो ये अपना रिटायरमेंट चाहता है और ये चाहता है कि जो इसका प्रॉफिट शेयर है वो इसके बेटे जूनियर ई को मिल जाए। लेकिन जो ये चाहता है कि ये चला जाए और इसका बेटा पार्टनरशिप में आ जाए। लेकिन अगर तुमको याद होगा कि पार्टनरशिप में ना अगर किसी भी मेंबर का एडमिशन कराना है तो फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से ना एक्सेप्टेंस चाहिए।
मान लो इस वाले केस में जेड ने ना मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहे जूनियर ई को, ये इसको काम नहीं आता है, ई को काम आता था इसलिए हमने ले रखा है। तो फिर अब क्या होगा ना कि ई को अपना जो शेयर है कैपिटल का, प्रॉफिट का, जो भी इसका मतलब कंपनी में पड़ा है, उसको इसको जबरदस्ती ना विड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एडमिशन इन्होंने रोक दिया और इसको अब और काम कर नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल है या कैपिटल का जो भी उसका शेयर है पार्टनरशिप में, वो ये ना विड्रॉ कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं बचा। ये चाहता था कि जो इसका शेयर है वो इसको मिल जाए और जो प्रॉफिट है वो इनके पास आता रहे, लेकिन अब इसको जबरदस्ती इन्होंने मना करके इसका एडमिशन इसको बाहर निकलवा दिया। और अगर तुमको याद होगा कि बिना एक्सेप्टेंस 100% एक्सेप्टेंस के किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक ना प्रॉब्लम थी कंपनी में। क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई यही मान लो ई, वाई और जेड, इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली ई वाई लिमिटेड। और क्या हुआ फिर, ये अगेन 60+ का हुआ और ये चाहता था कि जूनियर ई को अपना इस वाली कंपनी का मेंबर बना दें, ये अब न्यू मेंबर बन जाए। तो कंपनीज एक्ट बोलता है भाई तुम ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ई वाई लिमिटेड है ना, इसको ना ये सब नहीं चला रहे, ये सब खाली ओनर्स है, इन्होंने ना पैसा लगाया है। चला कौन रहा है? डायरेक्टर चला रहा है। अब डायरेक्टर ये भी हो सकते हैं या फिर कोई आउटसाइड पर्सन या नॉन मेंबर भी इन्होंने हायर कर रखा होता है डायरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी ना फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी के पास भी ओनरशिप जाए। और पैसे तो भाई इसी के ही लग रखे हैं ना इस वाली कंपनी में। तो क्या करेगा, ये अपना शेयर जूनियर ई को ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद क्या होगा, ये ना मेंबर बन जाएगा जूनियर ई। तो अब क्या होगा, जैसे ये 60+ का होगा ना, तो जूनियर ई को ये मेंबर बना सकता है अपना शेयर ट्रांसफर करके, और इन दोनों की परमिशन नहीं लेनी कंपनीज एक्ट में। तो ये चाहे ना चाहे ये अपना वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, अगर भाई इसने कोई फ्रॉड कर रखा है या कुछ कर रखा है तो ये दोनों कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में इस ग्राउंड के ऊपर कि भाई हमको नहीं चाहिए वाला मेंबर या ये वो, ऐसा ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गई ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ पे ये ऐसा बना सकता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था, तो इसको जबरदस्ती कैपिटल विड्रॉ करना पड़ा। अब 7 मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो अगेन भाई पहले हम लेंगे पार्टनरशिप और फिर हम लेंगे कंपनी। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, जो ये पार्टनर है और कंपनी है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है ना, ये जैसे मान लो पार्टनर्स 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 तो ये मान लो ई वाई जेड, इन्होंने अपनी खोली वाई जेड पार्टनरशिप फर्म, इन तीनों ने मिलके। तो अब क्या होता है ना, पार्टनरशिप फर्म में जो मैनेजमेंट और ओनरशिप होती है ना, वो पार्टनर्स के हाथ में ही होती है। तो ये तीनों के तीनों ना डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं, और ये तीनों के तीनों ओनर्स भी हैं। तो यहां पे जो रन कर रहा है बिजनेस और जो ओन कर रहा है बिजनेस, उन दोनों में ना फर्क नहीं होता। यहाँ पे ओनर भी यही है और यहाँ पे चलाने वाले भी यही हैं। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, मान लो ये मेंबर्स हैं, इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली ABC CBA लिमिटेड, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया। वैसे कंपनी नहीं करती, इन सब ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया। अब ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तो यही 3 लोग, या तो अपने में से किसी को या किसी थर्ड पर्सन को, मतलब जो ये 3 नहीं है, उसको अपना एक ना रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे वोटिंग करके। मान लो, अभी रुको,
कैसे बनाएंगे? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। अब ये तीनों के तीनों इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भाई इन दोनों को ना ज्यादा ना नॉलेज नहीं है, इसको अच्छी खासी नॉलेज है बिजनेस रन करने की। तो ये तीनों के तीनों अपनी सहमति से वोटिंग करके क्या करेंगे, ए को डायरेक्टर बना देंगे और अब यही बिजनेस को मैनेज करेगा। और दूसरा केस, ये तीन वही हैं, ए बी सी, और ये तीन बोलते हैं कि भाई हम तीनों में से ना किसी को भी ना इतनी ज्यादा ना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है बिजनेस रन करने की, हमारे पास पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये ना कुछ ना लोगों को ना बोलेंगे कि भाई तुम हमारे पास आओ, हम तुमको देखेंगे और तुम हमारे ना बिजनेस ऑपरेट कर लेना। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इन्होंने ना 2-3 लोगों को बुलाया, मान लो जेड और एक्स को बुलाया। अब ये इन तीनों को ये तीन इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों में से जो भी बेहतर होगा ना उसको ये तीन अपने मतलब इसको मान लो, इसको ए को भी जेड अच्छा लगा, इसको भी जेड अच्छा लगा, इसको भी जेड अच्छा लगा, तो इन्होंने ना इसको ना बिजनेस रन करने के लिए चूज कर लिया। और इन्होंने बोला भाई हम देखो ओनर है, हमको नहीं पता बिजनेस के बारे में, तुम बिजनेस के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो तुम बिजनेस ऑपरेट करो एज अ डायरेक्टर और हमको जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो हम ले लेंगे और तुमको हम सैलरी दे देंगे। तो यहां पे क्या हुआ, जो ओनर्स हैं वो है मेंबर्स और जो ऑपरेटर्स हैं या फिर मैनेजर्स हैं जो कि बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो या तो मेंबर्स हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो दोनों लोग हैं ये सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो कंपनी में क्या होती है, मैनेजमेंट और जो ओनरशिप होती है वो ना एक दूसरे से ना सेपरेट होती है, और पार्टनरशिप में ये दोनों की दोनों सेपरेट नहीं होती है, कंबाइंड होती है। ठीक है, तो यहां पे हो गई हमारी 7th फीचर। अब 8th फीचर, अब इसका क्या है, तो जो पार्टनरशिप फर्म, चलो इसको छोड़ो सीधा कंपनी पे आते हैं। कंपनी क्या करती है ना, एक अपनी ना सील बनवाती है और उसको रजिस्टर करा लेती है, और जब भी कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को ऑथेंटिकेट करना होगा तो क्या करेगी, वो इस वाली कॉमन सील को यूज करेगी उस वाले डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो क्या होता है, कई बार कंपनियां ना अपना ना, जैसे मान लो भाई हमको ना फ्रॉड होने की ना ज्यादा संभावनाएं है, तो क्या करेंगे, एक ना सील बनवाएंगे वो और इसको कहीं सेफली रख देंगे, और जब भी जरूरत होगी किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए तो वो यूज करेंगे और ऐसे वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी फ्रॉड होने के चांसेस हैं, मान लो भाई डायरेक्टर ने फॉर्जरी कर दी, फेक सिग्नेचर बना दिए और कंपनी को लूट लिया, तो फिर जितने भी मेंबर्स हैं वो तो बैठे रह जाएंगे। तो क्या करते हैं ना कि कंपनी की एक ना कॉमन सील बनवा देते हैं और उसके बिना इसको किसी भी डॉक्यूमेंट को ना ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे एक ना लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अब तुम बोलोगे सील को भी तो कोई चोरी कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन सील को हम सेफली रख भी तो रहे हैं ना। अब किसी का साइन तो हम आसानी से चोरी कर सकते हैं, लेकिन सील को किसी सेफ में या किसी लॉकअप में रखा जाता है जो कि आसानी से चोरी नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास फीचर है। पार्टनरशिप भी बनवा सकती है, लेकिन कंपनी के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है अपना एक कॉमन सील को बनवाने का। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी की डेफिनेशन। तो कंपनीज एक्ट नंबर 2 क्लॉज 20 बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी registered
under this act or any previous company act। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली था 1956 का, ठीक है, 2013 में आने से पहले 1956 में था कंपनीज एक्ट और उसको रिप्लेस करा था 2013 ने। तो कंपनी का मतलब क्या है, या तो किसी ने 2013 में रजिस्टर करा रखा हो या फिर किसी ने पुराने वाले कंपनी लॉ में रजिस्टर करा रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1956, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस वाली डेफिनेशन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब वैसे एक्चुअली है क्या। मान लो तुम कल कोर्ट गए और तुम्हारे ऊपर हो गया केस, और तुमको पता है कि जो केस हुआ है उसमें तुम निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि कंपनीज लॉ ऐसा कुछ बोलती ही नहीं। लेकिन कल अगर तुम कोर्ट जाओगे और तुमको ये प्रूफ करना होगा कि तुम कंपनी हो, केस होने पर कोर्ट को तुमको प्रूफ करना होगा, तो फिर वो सीधा सीधा एक बात पूछेंगे, क्या तुमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है? अगर हाँ तो ये एक्ट तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा, और अगर नहीं तो तुम्हारे ऊपर यह एक्ट लागू नहीं होगा, और फिर तुम ना इस वाले केस में कंपनीज एक्ट को बहाना लेके नहीं बच सकते। तो ये एक प्राइमरी रीजन है इस वाली डेफिनेशन का, कि अगर तुम्हारा कभी भाई कोई केस होता है और तुम्हारे ऊपर ये सवाल उठता है कि तुम कंपनी हो भी कि नहीं, तो साफ साफ तुम ये बताओगे कि हाँ भाई हम कंपनी है, क्योंकि हमने रजिस्टर करा रखा है, हमारे पास सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और अगले लेक्चर में हम कंपनी के प्रोसीजर को समझेंगे और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के बारे में जानेंगे।